नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा गला खराब है, तो हो सकता है थोड़ा सा व्यवधान हो, तो दर्शकों से मैं अपेक्षा रखूंगा कि मुझे माफ़ करेंगे जी। बिल्कुल सर, आजकल हम सब लोग एक ही नाव के सवार हैं। गला हम सबका खराब है। अब वो फिजा ही ऐसी है दिल्ली की कि क्या करें, कितना बचाव करें अपना। सर, फिजा तो आजकल सुप्रीम कोर्ट की भी बदल गई है। बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट जो है उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। वो अदालतों में बोलते रह जाते हैं कि मैं सीनियर एडवोकेट हूं, मुझे सुन लीजिए, मेरे मामले को अर्जेंटली सुन लीजिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। और ये जो ताजा मामला हुआ है जिसमें कि स्ट्रीट डॉग्स का मामला है, उसमें तो मैंने सुना है कपिल सिब्बल साहब को अच्छी खासी फटकार पड़ गई जब वो चाहते थे कि जल्दी से इस मामले की सुनवाई हो जाए। बड़ा इनह्यूमन है स्ट्रीट डॉग्स को हटाना। देखिए, एक चीज हुई सुप्रीम कोर्ट में कि जब से जस्टिस सूर्यकांत साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा वाकया कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि जो पीछे की सीट पे बैठा हुआ सुबह से लेके शाम तक अपने मामले का इंतजार करता है, उसको भी न्याय मिले। और यह कहने के साथ ही मुझे लगता है उन्होंने अपने ब्रदर जजेज के साथ भी एक मतलब सहमति इस बात पर बना ली है, क्योंकि मुख्य न्यायमूर्ति का रुख तो एक होता है, लेकिन उसके साथ उनके ब्रदर जजेज का रुख भी अगर मैच करता है तो निश्चित ही वह कार्यरूप में परिणत होता है। और सामने दिख भी रहा है, कई जगहों से हमें ऐसी खबर मिल रही है। और एक मीडिया में चीज रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन मेरे सामने की घटना है, उसको मैं थोड़ा आपके सामने मेंशन कर देना चाहता हूँ। एक लेडी सीनियर एडवोकेट्स थी, उनको जस्टिस संजय करोल साहब ने कहा कि आप रिटन आर्गुमेंट फाइल करिए, लिखित बहस फाइल करिए। तो उन्होंने झुझलाहट में कहा, व्हाट वी सीनियर्स विल डू इफ यू फाइल ओनली रिटन आर्गुमेंट्स, हम बहस नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा जो एक उन्होंने टाइम फ्रेम लगाया है कि ये अब नहीं चलेगा कि सुबह 10:30 बजे सीनियर एडवोकेट्स घुस गए किसी बड़े मैटर में, अगर एंटर कर गए और पता चला दोनों तरफ बैटरी ऑफ लॉयर्स बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स की खड़ी हो गई, तो पता चला 10:30 से लेकर के शाम को 5 बजे तक एक ही मैटर पे सुनवाई हो रही है और कॉज लिस्ट में बैठे हुए बाकी लोगों का मामला नहीं आ रहा है। और वह चीज अब दिख रही है कि भाई पहले इंसान की तो जरूरत देखी जाए, इंसान के बाद बाकी चीजें हम देखेंगे कि कहीं कारपोरेट में किसी कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, किसी जानवर से किसी व्यक्ति को कितना नुकसान हो रहा है। और जब यह मामला आपने जो जिक्र किया, इसमें तो लिटरली एक तरह से कहें कि बहुत ही शब्द नहीं मुझे प्रयोग करना चाहिए, बड़ी खिन्नता के साथ यह मामला खत्म हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जनवरी में लगा रहा हूं मैटर को। तो हमारे वरिष्ठ वक्ता जी ने कहा कि भाई इसमें इनह्यूमैनिटी है, तो उनके मुंह से तुरंत रिवर्स निकल गया विक्रमनाथ जी के, जो माननीय न्यायमूर्ति हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के। उन्होंने कहा मैं भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए, अगली डेट पे मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको कि क्या इनह्यूमैनिटी होती है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट रुख है कि अदालत अभी किस दिशा में जा रही है। अदालत का साफ साफ मानना है कि ऐसे मामले जो गैर जरूरी हैं और जरूरी हैं, सभी को बराबर समय मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदालत ये नहीं कह रही है कि किसी को सुनेंगे नहीं जो गैर जरूरी नहीं। भाई एक के लिए जो गैर जरूरी है दूसरे के लिए जरूरी हो सकता है। अगर कोई पशु प्रेमी है तो उसके लिए कुत्ते की लाइफ ज्यादा जरूरी है, हो सकता है कोई इंसानों के लिए उतना ना सोच पा रहा हूं। मैं इस पे मतलब विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा हूं, लेकिन भाई अदालत का इम्पैक्ट बिल्कुल साफ दिख रहा है। सूर्यकांत जी ने अगर कहा था कि मैं चाहता हूं कि सबको मौका मिले, तो यहां पर है कि भाई कि इंसानों का मैटर रोक करके ऐसा नहीं हो रहा है कि सुबह से शुरू हो रही है बहस और शाम तक चल रही है कि एमसीडी में कुत्ते कहाँ खाना खाएंगे, कुत्ते कैसे रहेंगे, इन सब पे बात होने की बजाय तो अदालत का रुख बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। 2 घटनाएं मैंने आपको बता दी, और एक आपने बताया कि सिब्बल साहब के बारे में जो चीज हुई वह तो मतलब मीडिया में रिपोर्ट भी हुई। तो अदालत का रुख स्पष्ट है कि अब भाई हर व्यक्ति को कम से कम अदालत के सामने जो आ रहा है उसको सुन लिया जाए। भाई न्याय देना तो बाद की चीज है, जज साहब जब तक सुनेंगे नहीं उस पर फैसला क्या देंगे। तो इसलिए जो कोई भी मैटर उनके सामने लग रहा है, ऐसा न हो कि किसी की कीमत पे किसी का न्याय पाने का अधिकार वंचित हो जाए। सालों से परंपरा चली आई है कि हमारे सीनियर एडवोकेट्स जब कोई केस मेंशन करते हैं तो तुरंत लिस्टिंग हो जाती है और फिर अगले दिन सुनवाई भी हो जाती है। ये प्रक्रिया तो सालों से चली आ रही थी और यही उनका दबदबा था, यही उनकी यूएसपी थी सीनियर एडवोकेट्स की, और वो यूएसपी हो गई सर। तो फिर तो उनका दंदनाना, परेशान होना या इकोसिस्टम का
टीका टिप्पणियां करना, ये सब तो अब आम हो ही गया है ना, ये तो होगा ही। देखिए, एक ब्रिटिश परंपरा बनी हुई थी जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय जो अदालतें होती थी, सीनियर एडवोकेट्स का गाउन किसको दिया जाता था? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो आजादी के आंदोलन में उग्र दल का सदस्य रहा हो, जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ मुकदमे लड़ रहा हो और उसको सीनियर गाउन पकड़ा दिया गया हो। कई उपाधियां थी, सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, ये सब उपाधियां क्या थी? इसीलिए थी कि कहीं न कहीं उनकी सत्ता को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। अदरवाइज एडवोकेट्स एक्ट में तो सभी बराबर हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहां पर। तो जो ये चीज हुई, और अब बात क्या है कि जो अदालतों का रुख है, भाई हम सीनियर को सुन रहे हैं, सीनियर का किसी तरह से सम्मान नहीं कर रहे, मतलब अपमान नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको भी उतना ही समय मिलेगा जितना दूसरे की तरफ अगर सीनियर नहीं खड़ा है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ के सीनियर एडवोकेट खड़े हो रहे हैं तो 3.5 घंटे बहस करेंगे, और जो विपक्ष में खड़ा हो रहा है अगर उसके पास पैसे नहीं है सीनियर एडवोकेट्स खड़े करने के लिए तो उसको मौका नहीं मिलेगा। उसको भी उतना ही मौका मिलेगा जितना अगले को मिल रहा है। और मौका देने में भी कोर्ट बड़ा, मैंने कहा ना कि रिटन आर्गूमेंट पे फोकस कर रही, भाई आप लिखित बहस फाइल करो, हम देख लेंगे जो आपकी बात है। आप ओरल कोर्ट में कह करके एक तरह से कहें कि अब जब खासकर लाइव स्ट्रीमिंग का जमाना है, देखिए पहले क्या होता था, अदालत में जो चीज होती थी वो किसी को दिखाई तो देता नहीं था। ये भी एक चीज हो गई है कि आप अपने क्लाइंट को दे करके आते हो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई लॉयर लिंक, कि मैं जा रहा हूं बहस के लिए, आप लिंक देख सकते हो। तो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अदालत का कीमती समय आप अदालत में खींचते हो, क्योंकि आपका क्लाइंट हो सकता है मुंबई में बैठा हो, आपका क्लाइंट बेंगलोर में बैठा हो, कॉर्पोरेट क्लाइंट हो, बहुत ज्यादा हैवी फी आपको पे कर रहा हो, और अगर आप कोर्ट में 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे नहीं बोलेंगे तो कहेगा मेरा लॉयर तो यूजलेस है। लेकिन इन सब चीजों से जो जज है उसको क्या सब्सटेंस मिल रहा है? क्योंकि जज को सिर्फ ओरल आर्गुमेंट से फैसले नहीं करने हैं। जज के सामने आप 8 घंटे की बहस कर लो, लेकिन अगर आपकी फाइल में सिर्फ 8 पेज हैं, मैं सीधा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर 8 घंटे की बहस हुई और फाइल में सिर्फ 8 पेज हैं, तो जो 8 पेज हैं उसी पे जज को अपना जजमेंट सुनाना है, अपना फैसला सुनाना है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, दिस इज द मैटर। ओरल आर्गुमेंट से सिर्फ और सिर्फ आप उस फाइल को सब्सटेंशिएट करते हो। और ऐसे में अगर किसी एक पक्ष को सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी चीज के लिए मौका दिया जाएगा, और मैंने उदाहरण दे दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो दिस में भी प्रैक्टिस कि भाई मैं किसी तरह से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लूं कि वो देख रहा होगा बेंगलोर में बैठ करके या लंदन में बैठ करके। तो इन सब चीजों को रोक लगे। और अब तो मतलब जो चीज दिख रही है, ये मुझे लग रहा है अगले 15 महीने में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। और अभी आपने मेंशनिंग वाली बात कही, मेंशनिंग के बाद जो उन्होंने कही थी कि मैं टाइम फ्रेम फिक्स करना चाहता हूं कि कौन सा लॉयर कितने मिनट बहस करेगा, आप अपना अपना बता दो कितने कितने मिनट की बहस चलेगी। तो इस पॉइंट पे हालांकि उन्होंने एक जोक भी सुनाया था कि किसी ने से उन्होंने पूछ लिया था जब उनकी स्टार्टिंग की जजशिप थी कि सर हाउ मच टाइम यू विल टेक, तो अगले लॉयर ने तुरंत जवाब दिया टिल यू गेट सेटिस्फाइड। मतलब जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक हम आर्गुमेंट करेंगे सर, टाइम की क्या है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो मजाक में उन्होंने कहा था, लेकिन अभी ये चीज है कि आपको अब सिस्टम बदल रहा है और सिस्टम के हिसाब से तो चेंज करना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों ने चेंज भी किया है, और मैं देख रहा हूँ कि जो ओरल मेंशनिंग की बजाय मैंने कहा ना प्रोफार्मा से मेंशनिंग होती है। अब आप पेपर अपलोड कर दीजिए, भेज दीजिए, मेल पे भेज दीजिए, और फिर आपका मैटर लिस्ट हो जा रहा है। तो मैंने देखा है कुछ लोगों के मैटर मतलब कि मेंशनिंग में हुआ है ऐसा कि ओरल मेंशनिंग नहीं की, उन्होंने अपने कारण दे दिए जेन्युइन, और मैटर जो डेट वो चाहते थे उस पर लिस्ट हो रहा है। तो प्रोसेस ऑन रोड है, चल रहा है और सही तरीके से चल रहा है। और जो आम व्यक्ति है उसके न्याय पाने की उम्मीद थोड़ी जगी है इन 15 महीनों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगले 15 महीनों में एक आम आदमी की बात भी सुनी जाएगी, उसको भी लगेगा कि उसका नंबर आएगा। ये पूरा पूरा दिन एक ही मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगी, टाइम फ्रेम तय है, 15 मिनट आप बोलो, 15 मिनट दूसरा लॉयर बोलता है, तो इस तरह से एक समय सीमा में बंध जाएगा ना। लेकिन सर एक मामला और है जिस पर हमने बहुत चर्चा की है, वो है जस्टिस वर्मा का। हमने इस पर भी वीडियो बनाया था कि कैसे उनको लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से या वो जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है, और फिर कहा है कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में कार्रवाई शुरू करेंगे इम्पीचमेंट की। लेकिन वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए
और मेरे ख्याल से उनके वकील भी सीनियर एडवोकेट कपिल साहब भी पहले तो वही थे। तो अब नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर को, तो ये कैसे संभव हो गया सर? ये मामला ऐसे पिंग पोंग की तरह घूमता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। देखिए, एक बार कार्यवाही शुरू हो गई है तो नोटिस इशू हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोसीडिंग पे किसी तरह का स्टे है। और अच्छा। सदन का ये प्रोरोगेटिव है, इम्पीचमेंट जो है सदन का प्रोरोगेटिव है, सदन अपने प्रोरोगेटिव को कैसे यूज करता है। बाकी नोटिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नोटिस से आगे कुछ बहुत बड़ी रिलीफ उनको मिलने वाली है इसमें। आप को याद होगा जब मामला चल रहा था उस समय भी यही बात चली थी कि 3 जजों की जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसके लिए भी क्वेश्चन उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी सुना था, लेकिन कोई इफेक्टिव ऑर्डर तो पास नहीं हुआ। तो यहाँ भी यही चीज होगी, अपनी फजीहत कराने के लिए जस्टिस वर्मा जी आए हैं और इस जनता को बताना चाह रहे हैं कि मैं क्या हूं और कैसे हूं। अपने को खुद ही एक तरह से कहें कि एक्सपोज करने के लिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के सामने जा करके वो दिखाना चाहते हैं कि मैं सिस्टम का दुरुपयोग कैसे कर सकता हूं। क्योंकि सर ये जो याचिका डाली गई थी ना, इसमें ये कहा गया था कि जो लोकसभा के स्पीकर ने कमेटी बनाई है वो इलीगल है, ये पॉइंट उठाया गया। तो आप खुद ही तय कर लेते हैं सर, 3 राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब फैसला सुनाते उस कमेटी पर भी सवाल उठाते, इन हाउस कमेटी थी, और यहां पर अगर लोकसभा के अध्यक्ष बना रहे उस पर भी ऐतराज जताते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि कानून के लूप होल्स का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, उसका जीता सब कुछ अंजू जी, सब कुछ इलीगल है जस्टिस वर्मा जी के हिसाब से। एक ही चीज लीगल हुई है कि उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, और इसके लिए उनको जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए सारे सिस्टम का जो उनके साथ खड़ा है कि आज तक उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। नहीं तो उनकी जगह कोई और होता जो इस सरकार के इस अंग का हिस्सा नहीं होता, न्यायपालिका का हिस्सा नहीं होता, तो अभी तक जमानत मांग रहा होता, न कि बाहर से बैठ करके सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान दे रहा होता। आखिर आपने जो पिछला केस फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट को आप ज्ञान ही तो दे रहे थे कि जजों के इंटेलेक्चुअल पे आप सवाल उठा रहे थे। आपने न केवल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया था, बल्कि उन 3 जजों की मेहनत पे जो चीफ जस्टिस थे अपने अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के, उनकी फाइंडिंग्स को भी आपने झूठा साबित करने की कोशिश की, और आज आप फिर उसी तरह आ गए अदालत के सामने जो है। तो इस तरह की चीजें जो है करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कल को भविष्य में, देखिए इशारा तो आपने देखा था कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने इशारा किया था कि एनजेसी के मामले पे, तो अगर कल को एनजेसी जैसी कोई चीज आती है सरकार की तरफ से और उसके लिए लोग साथ में खड़े होते हैं, तो फिर तो लोग कहेंगे बिल्कुल सही है एनजेसी, और जस्टिस वर्मा जी जैसे लोगों का इलाज करने के लिए तो ये एक बड़ा कदम होगा। तो नहीं तो एक ग्राउंड तो तैयार कर ही रहे हैं जस्टिस वर्मा जी कि भविष्य में जब एनजेसी आएगा तो लोग इनकी शक्ल जरूर याद करेंगे, और किसी की भले ना याद करें, नेपोटिज्म ना याद करें, कुछ और ना याद करें, भाई भतीजावाद ना याद करें, लेकिन जस्टिस वर्मा जी जरूर याद आएंगे कि भाई कैसे इन्होंने अपने सिस्टम का दुरुपयोग किया कि दिल्ली की लुटियंस में। मैं तो यही आश्चर्य करता हूं कि भाई दिल्ली के लुटियंस पे अगर एक छोटा सा काला झंडा लेकर के आप इंडिया गेट पे दौड़ जाइए तो 20 मिनट के अंदर सारे चैनलों पे फ्लैग होगा कि भारत में काला झंडा लेकर कोई दौड़ा, और वहां आग लग गई, धुआं उठ गया। 2 दिनों तक ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ना प्रिंट मीडिया पे, ना किसी यूट्यूबर पे खबर ही नहीं आई। मैं तो सैल्यूट करूंगा उस 200 साल पुराने चैनल न्यूज़पेपर को कि जिसने हिम्मत दिखाई कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस चीज को एक्सपोज किया जाए, सामने लाया जाए जनता के बीच में। दिल्ली से कितने अखबार निकलते हैं, किसी ने हिम्मत नहीं की। तो आपका दबाव कितना है इस चीज को देखिए ना कि हाउ मच पावर यू हैव गेन्ड, कि दिल्ली फायर सर्विसेज आग बुझाने जाती है लेकिन खबर नहीं बनती है, दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन खबर नहीं बनती है। 2 दिन तक इतनी बड़ी खबर दबा ली जाए दिल्ली की जैसी जगह में, वीआईपी एरिया में, लुटियंस एरिया में, ये बात तो मुझे समझ से परे लगती है। तो ये लगता है कि अपने सिस्टम का उन्होंने पूरा दुरुपयोग किया अपने को बचाने के लिए, और किया ही नहीं, आगे तक वो करते रहे। जब लगा कि भाई अब चीज ऐसी हो रही है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ सख्त होगी, तो फिर तो उसके बाद भी वो नहीं सुधरे, आज तक नहीं सुधरे हैं। जब लोकसभा में कार्यवाही चल रही है, उनको सम्मन किया जा चुका, उसके बावजूद तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। किस लिए पहुंचे हो भाई? कितनी बेइज्जती कराओगे आप न्यायपालिका में ईमानदारी से काम कर रहे न्यायाधीशों के लिए? अंजू जी, मुझे बहुत सम्मान है, मैं मेहनत जब देखता हूं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर फाइल होते हैं,
शाम को 5 बजे 4 बजे पूरी फाइल चली जाती है न्यायाधीशों के घर पे। अगर 100 मैटर लगते हैं तो 100 मैटर जज घर से पढ़ के आते हैं। आप सोचो उनको पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा। मान लीजिए 2 ही पेज एक फाइल के पढ़ रहे हो, मैं नहीं कर रहा, पूरी फाइल पलट रहे होंगे, और फिर सुबह उस 10 बजे कोर्ट में होते हैं। 10 बजे कोर्ट से चलने के लिए आपको 9 बजे निकलना है। बिल्कुल। और जजमेंट भी लिखने हैं। जजमेंट कोर्ट में नहीं लिखे जाते, जजमेंट तो घर पे लिखते हैं। दिमाग का काम है, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद आप जैसे एक कृत्य ने उस पूरे समाज को अपमानित कर दिया। मैं अपने ब्रदर एडवोकेट्स की इज्जत और सम्मान के लिए आज रिजाइन कर रहा हूं। जिस न्यायपालिका ने मुझे इस गद्दी पे बैठने के लिए मौका दिया, उस गद्दी से मैं रिजाइन कर रहा हूं कि मेरे कारण न्यायपालिका के प्रति लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। जिस कॉलेजियम ने आपको रेकमेंड किया था उसके प्रति आपने थोड़ा सा सम्मान दिखाया होता, लेकिन आपने वो सारी हदें पार कर दी है। आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, पिटीशन पे पिटीशन लगा करके उन्हीं लोगों को ज्ञान दे रहे हैं जिन लोगों ने आपको यह मौका दिया कि आप देश की न्यायिक सेवा में जाकर के जनता को न्याय प्रदान करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि इम्पीचमेंट हो जाएगा तो भी तो पद से ही हटेंगे। जो जो क्राइम किया है उसकी तो जवाबदेही अभी तक भी नहीं है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इंतजार तो पूरा देश इस बात का कर रहा है कि एफआईआर दर्ज होके नजीर बने कि इस तरह से इम्यूनिटी जजेस को भी नहीं मिलेगी अगर उनके घर से ऐसे जले हुए नोट मिलेंगे। लेकिन सर, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में बदले हुए माहौल की बात करें, आप देखिए कि एक और मैटर है जो कि एचएस भुल्लर है, आईपीएस अधिकारी, पंजाब में डीआईजी रहे हैं, जिनको 8 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। आजकल वो सीबीआई की कस्टडी में है। वो भी जब उनको सीबीआई से जमानत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और वहां पर उनकी जमानत को खारिज करते हुए जो उस वक्त जज साहब ने कहा वो भी सुर्खियों में है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, सीनियर एडवोकेट जो उनके लिए अपीयर हो रहे थे, कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, पता नहीं क्या क्या ऑब्जर्वेशन दे बैठूंगा, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। देखिए, एक बात मैं बोलूं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से माहौल बना है, और ये दुनिया जानती है, और कोई फिल्म भी बनती है अगर बॉलीवुड में, तो आप देखते हैं कि जो पैसे वाला है, पावरफुल है, उसके साथ एक बड़ी सी वकीलों की फौज खड़ी होती है। हाँ। और यह वकीलों की फौज से अगर आपके मटेरियल फाइल में दम नहीं है तो आप अदालत पे एक तरह से कहीं दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इस बात पे तो कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल। और इस चीज से अदालत कहीं ना कहीं खिन्न है। अदालत का ये मानना है कि अगर आपके फाइल में दम है तो आपकी तरफ से एक अदना सा वकील आए, या सीनियर एडवोकेट्स आए, या कोई भी आए, आर्गुमेंट करे, अपनी बात रखे और जाए, उसके बाद हम उसको देखेंगे। लेकिन आप फौज अगर खड़ी करेंगे 8 लोगों की, 10 लोगों की, और उसी फाइल को सब लोग समझाएंगे उस न्यायाधीश को, न्यायमूर्ति को, तो दिमाग तो उसका खराब होगा कि भाई हम इस बात में जो रिकॉर्ड पे फाइल है उसी पे सभी लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं। और उसमें क्या है कि पीछे की कतार में जो क्लाइंट बैठे हुए हैं न्याय की आश में, उनका समय मारा जा रहा है। तो ऐसे में जो भुल्लर वाला मामला हुआ, इसमें भी कहानी यही हुई कि इनकी पिटीशन वहां से खारिज हुई, और फिर हाई कोर्ट ने जो है डेट लगा दी। जब हाई कोर्ट ने डेट लगा दी तो उनके दिमाग में, अरे मैं डीआईजी हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास लॉयर है, मैं चलता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शन लेके आता हूं कि जल्दी से सुनो जी, यहां से कह दिए जाओ जी, सब पता है हमको तुम्हारा, ये सब नहीं चलेगा। और बड़ा व्यंग भी कहा उन्होंने, एक काम करो, पंजाब चले जाओ, उसी हाई कोर्ट में अपनी बात रखो, वहां तुम्हारे पास लॉयर्स की बहुत अच्छी फौज है, तुम्हें असिस्ट भी करेगी। तो वहां जो फौज आप दिखाना चाहते हो तो वहां फौज है आपके पास, आप जाके वहां बात करिए, हमारे पास मत आइए। तो जो ये प्रेशर बना करके अदालत से फैसले लेने के प्रयास होता था कभी, वह चीज अब आज की तारीख में कहीं न कहीं गौड़ होती जा रही है। अगर आपके फाइल में दम नहीं है तो यू कांट गेट रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ सम फेसेज। कुछ चेहरों के आधार पे आप, मैंने जैसे पिछले आपके एक एपिसोड में बोला था कि कभी कभी लोग जजमेंट पढ़ाते हैं कोर्ट में और कुछ लोग जज का मेंट समझते हैं। तो जज का मेंट समझने वाले लोग आज निराश हैं, और जो लोग जजमेंट पढ़ाने वाले हैं उनके लिए खुशी की बात है कि जजमेंट में जब पढ़ा जाएगा तो जो जजमेंट पेश कर रहा है उसका चेहरा नहीं देखा जाता, वो जजमेंट देखा जाता है, कुछ जजमेंट में क्या लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि अब जिस तरह खलबली मची हुई है, ये जो वीआईपी
सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो उनमें जो खलबली मची है वो साफ-साफ दिखा रही है कि बड़े निराश हैं आजकल वो सीजेआई सूर्यकांत के अभी आने से। मुझे लगता है कि जो सुपर मतलब जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट्स के भी, मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी में एक सहमति बनी हुई है कि आप वकीलों की फौज खड़ी करके आपके मेरिट में अगर केस में मेरिट नहीं है तो आप बेवजह के अदालत पे दबाव नहीं बना सकते। इस बात पे एक मोटी मोटा सहमति हाई कोर्ट्स में भी हो गई है, लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी हो गई है, और सबसे बड़ी चीज अदालत अब ये देख रही है कि कोर्ट का समय कैसे बचाया जाए। बिल्कुल। पहले वाली जो टेंडेंसी थी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बहस होगी, इस सब चीजों की बजाय भाई 10 दिन बहस करना है तो 10 दिन का रिटन आर्गुमेंट फाइल कर दो, हम वो पूरी फाइल पढ़ लेंगे। अब 10 दिन बोल के क्यों करोगे? तो अच्छा, एक चीज ये कि जैसे कहते हैं ना, जैसे आपका बॉस होता है वैसे ही आप होते हैं, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो जैसे सीजेआई सूर्यकांत ने जो आदेश दिया उसकी तामील तो आप देखिए हाई कोर्ट्स में होने लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ा अजीबोगरीब मतलब टीका टिप्पणी आई जज के तरफ से। अभी तक उस मामले पर कभी किसी जज ने खुलकर नहीं कहा था। वो तौकीर रजा वाला जो मामला था, जब उन्होंने भीड़ को बरेली में उकसाया था और सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, उस मामले में 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अभी एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ है। तो एक आरोपी जो है उसमें से, उसकी जमानत याचिका के लिए वो कोर्ट गया था। उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि ये जो सर तन से जुदा वाला नारा है, ये भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने जैसा है। तो इस नारे को लगाने वालों को जमानत नहीं मिल सकती। ये शायद पहली बार अपने आप में हुआ है। देखिए अंजू जी, मैं कहूं कि जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाली पढ़ाई थी, मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। मतलब कहीं से उसके प्रति मेरा कोई आशय नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ अपशब्द कह रहा हूं या उसका सम्मान कम कर रहा हूं। लेकिन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले जो लोग थे कि दिमाग में उनके था कि भाई एक ऐसे इन्वायरमेंट से वो आते थे, लुटियंस जोन में रहना, उनको नहीं पता है कि गांव में खेती कैसे होती है, ठंड के महीने में कैसे खेतों की सिंचाई होती है, किसान कैसे जो है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए मंथली तनख्वाह में अपना पूरा घर चलाता है, उसी में दवाई की भी व्यवस्था करता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, सब चीजें करता है। तो जब गांव गरीब के बीच के व्यक्ति इन सिस्टम में पहुंचने का मौका पाते हैं, तो आज की तारीख में धीरे धीरे ऐसे लोग सामने मुखर हो रहे हैं न्यायपालिका में जो जड़ों से जुड़े हुए हैं। मैं सीधे कह रहा हूं, जड़ों से जुड़े हुए लोग ही बोल पाते हैं कि देश सुरक्षित तभी रहेगा जब बहुसंख्यक उसके लिए तैयार रहेगा। और जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह सकता है, नहीं तो आम आदमी का ही सवाल है ये। भाई ये न्यायाधीश कहां से हैं? हमारे आपके बीच के ही हैं। मेरे ही कुछ मित्र भी इलाहाबाद में हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बने हैं, जो मेरे गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो हमारे साथ पढ़ते थे, आगे इसके सीनियर थे, जूनियर थे। तो ये लोग बड़े जमीनी लोग हैं। तो ये जब जमीनी लोग कहीं पहुंचते हैं तो इनके दिमाग में भी वो सवाल उठता है कि भाई कोई सर तन से जुदा नारा लगा करके चला जा रहा है और एक हमारी युवा नेत्री बोलती है तो फिर उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में उल्टा सीधा उसको सुनाया जाता है। मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ। नुपुर शर्मा पे देखा कितना उनके लिए बोला गया था। बिल्कुल। तो हैदराबाद में भीड़ आपने देखी, 50-60-100 लोगों की भीड़ थी, पुलिस के सामने नारा लगाती है सरतन से जुदा, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। तो एक सिस्टम है ना जो कि ऐसी चीजों पे आंख मूंद ले रहा है धृतराष्ट्र की तरह, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं, और जब उनको न्यायपालिका में मौका मिला है तो अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे कि भाई हमें अगर मौका मिला है सिस्टम को ठीक करने का तो हम ठीक करेंगे। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह का दृश्य अभी हम लोगों ने बांग्लादेश का देखा है, एक हिंदू व्यक्ति की छाती पे कूद कूद करके धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। कहने के लिए तो कहा जाता है कि शांति का संदेश देने वाला मजहब है, इंसानियत का मजहब है। ये कौन सा संदेश दे रहे थे भाई ये लोग? और भारत में उसके खिलाफ कोई विरोध भी नहीं है। कायदे से तो भारत में उसके खिलाफ विरोध होना चाहिए था कि हमारे धर्म को ब्लेम किया जा रहा है, हमारा धर्म, वो जो बांग्लादेश वाला है उसकी हम निंदा कर, कहीं निंदा हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो नील बटा सन्नाटा बिल्कुल है, पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं न्यायमूर्ति समाज में रहते हैं जो लोग, और जो समाज के बीच से बने हैं,
उनको चीजें झकझोरती हैं और वो अपना निकालते हैं अपनी बातें कि भाई ये चीज नहीं चलेगा कि आप बड़े बड़े लॉयर खड़े कर लो या बड़े बड़े लीगल पॉइंट ले लो कि भाई अब हमको बेल दे दी जाए क्योंकि हमने 10 बड़े सीनियर खड़े कर दिए। अब आपके घर से, भुल्लर के घर से 5 करोड़ कैश मिले हैं, बिल्कुल मिले। कैसे टोलरेट कर दिया जाए भाई? कौन सा डीआईजी है, कौन सी फैक्ट्री चला रहा है, कारखाने चला रहा है, 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी और फला फला चीजें निकली है। पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टी के पेपर, घड़ियां, करोड़ों की घड़ियां मिली, कहां से आती हैं भाई? एक डीआईजी तो है। नहीं, उसने तो रिकरिंग अकाउंट खोल रखे थे बिजनेसमैन से, उसने रिकरिंग पेमेंट लेते थे भाई वो। तो आप क्या चाहेंगे कि चलो भाई 5 करोड़ का मामला है तो 1 करोड़ वकीलों की फीस पे खर्च करके 10 सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं और ऑर्डर लेके आते हैं। ये सब चीजें नहीं चलेगी भाई, अदालत को भी सब दिखाई दे रहा है, सबके घर में भी टीवी चैनल चलते हैं। माना कि उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन देखते सभी लोग हैं कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो ऐसे में अब चारों तरफ एक तरह से कहें निराशा का माहौल हो रहा है। और मैंने उस दृश्य देखा था जिसमें कि जब एमसीडी वाली हियरिंग थी, हमारे कपिल सर बड़े तुरंत निकल गए कोर्ट के अंदर से जब उन्हें लगा कि यहाँ से कोई रिलीफ मुझे नहीं मिल रही है और अदालत झुकने के लिए तैयार नहीं है डेट को लेकर के। तो अब देखते हैं उस मामले में क्या सुनवाई आगे होती है, अदालत उसको कितना तवज्जो देती है। लेकिन अब इतना तो है कि जो गैर जरूरी मामलों में बेवजह का एनजीओ, बेवजह के विदेशी पैसे से भारत के किसी प्रोजेक्ट को हॉल्ट पे लाना या भारत का कोई विकास का प्रोजेक्ट है उसको हॉल्ट करना, इस तरह की जो साजिश चलती थी उस चीज पे रोक लगेगी। अंजू जी, पहले भी तो सर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था ना कि आप बिना वजह की याचिकाएं लेकर मत आइए, मैं जुर्माना लगा दूंगा आपको, ये सीजीआई ने कहा था ना। तो अब तो डर लगने लगेगा ना इन सबको, क्योंकि सर ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें कि कोई रोहिंग्या है, कोई घुसपैठिया है, बांग्लादेश चला गया, उसको समंदर में फेंक दिया, उसके लिए कोई सीनियर एडवोकेट खड़ा हो जाता है। पहला सवाल तो आम आदमी भी पूछता है कि जो भगोड़ा या घुसपैठिया भारत आया था, क्या उसके पास लाखों करोड़ों रुपए थे? अगर थे तब तो अपने देश में ही रहता। और यहाँ पर जो भारत की अदालतों में सीनियर एडवोकेट खड़े हो रहे हैं जो 8 से 10 लाख की फीस ले लेते हैं एक अपीयरेंस के लिए, उनको पैसे कहां से आ रहे हैं? आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व की विकास दर इस समय 3.2 है और भारत की विकास दर 8.2 है। वर्ल्ड की 3 एजेंसियों ने उसको जो है अप्रूव किया है कि यस इट्स 8.2। तो दुनिया के लिए भारत आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है। दे आर इन कॉन्स्पिरेसी। हो सकता है मोदी जी के साथ गले मिलते हों, हो सकता है पहुंचने पे बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है कि भारत हम लोगों पे अब हावी हो रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है यूरोप में छटपटाहट। और जब प्रधानमंत्री जी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उससे आप देखते हैं कि अमेरिका में छटपटाहट होती है कि ऐसे लोग जिसको हमने कभी भाव नहीं दिया उसको भारत अब तवज्जो दे रहा है, उसमें भारत संभावनाएं तलाश रहा है, भारत एक नई मार्केट तलाश रहा है और भारत को मिल भी रहा है मौका। तो इन सब चीजों से दुनिया कहीं न कहीं डरी हुई है और भारत को डीस्टेबलाइज करने में न्यायतंत्र का भी दुरुपयोग कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा है कि समय समय पर विदेशी एनजीओज ने हमारे नेताओं को, हमारे विकास के प्रोजेक्ट्स को कहीं न कहीं परेशान करने के लिए अपनी कोशिश में कसर नहीं छोड़ी थी। ये बात अलग रहा न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने सम्मान रखा देश के संविधान का कि ऐसी साजिशों को सफल नहीं होने दिया। तो इन सब बातों से मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि हमें आंख पे पट्टी नहीं बंधी है और हम जो है कोई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आए हैं, हम इसी समाज में रहते हैं, वहीं से आए हैं जहां से आम भारत का नागरिक आता है। रहते भले लुटियंस जोन में हैं आज की तारीख में, लेकिन समझ हमको सब आता है। इसलिए आप लोग हमें समझाने की कोशिश मत करिए, बताने की कोशिश मत करिए। और जो लोग ड्राइविंग सीट पे हैं वो मैसेज बिल्कुल क्लियर दे रहे हैं। तो ऐसे में तो वो लोग जो सिस्टम का दुरुपयोग करते थे, सिस्टम से किसी न किसी तरह से खिलवाड़ करते थे, वो लोग आज की तारीख में हतोत्साहित तो हो ही रहे हैं। और यह तो मैंने जैसे उदाहरण प्रारंभ में ही कहा कि एक महिला वरिष्ठ अधिवक्ता आई और उन्होंने रिटन आर्गुमेंट फाइल करने पे चिढ़ गई। तो इन सब चीजों से निराशा तो थोड़ी है लोगों के अंदर, लेकिन देश कम से कम एक आशान्वित हुआ है
और इसमें हमें एक अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये एक पर्टिकुलर जमात है वो निराश है, लेकिन इस देश का आम नागरिक खुश है, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत के आने के बाद जो बदलाव की बात वो कर रहे थे, वो बदलाव जो है उस पर अमल भी हो रहा है और छटपटाहट भी नजर आ रही है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ शायद 7 जनवरी का, जिस दिन वो कपिल सिब्बल साहब के मामले में बाकायदा वीडियो दिखाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम ह्यूमैनिटी पे बात करेंगे, आपको भी ह्यूमैनिटी दिखाएंगे कि इस केस की है क्या असलियत। कई बार चर्चा में आपने कहा है ना कि न्याय तो हो, लेकिन न्याय दिखे भी, तो सब कुछ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और ऊपर से नीचे तक जो हाई कोर्ट से हमारे निचली अदालतें, वहां तक भी मैसेज आ रहा है। तो एक अच्छा बदलाव इस वक्त होता दिख रहा है। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।